हाँ भाई देखिए, आज हम इस वीडियो के अंदर कोर डेटा का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस टॉपिक के अंदर कोर डेटा का इंट्रोडक्शन किया था। कोर डेटा के बारे में हमने जानकारी ली थी। कोऑर्डिनेट प्राणी क्या होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, और उसमें हमने मूलभूत रूप से कोर डेटा के 3 लक्षणों के बारे में विस्तार से समझा था, चर्चा की थी। जैसा कि मैं पुनः आपको याद दिला देता हूं, हमने कोर डेटा के 3 मूलभूत लक्षणों के रूप में एक तो नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के बारे में पढ़ा था, दूसरा नरोकॉर्ड की उपस्थिति पढ़ा था, और तीसरा गिल स्लिट की उपस्थिति पढ़ा था। ये 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स जीवन की किसी भी अवस्था में जिन प्राणियों के अंदर के शरीर में पाए जाते हैं वो कोर डेटा के अंदर आते हैं। आज हम यहाँ इंट्रोडक्शन के बाद क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। बहुत अच्छे से आपको ये क्लासिफिकेशन समझ लेना है, बहुत अच्छी चीज है और आसानी से समझ आएगा। मैं एक फ्लो चार्ट वर्गीकरण का इधर यहाँ आपके सामने बना रहा हूँ और सभी की विशेषताओं को बहुत अच्छे से धीरे धीरे हमें समझते जाना है। ठीक है भाई, देखिएगा कोर डेटा को सर्वप्रथम वर्गीकृत किया गया तो हम देखते हैं 2 समूहों में बांटा प्रारंभ में, जिनको सामान्य तौर पर एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा कहा गया। ठीक है भाई, देखिए आप लोगों को ये नाम बहुत अच्छे से विशेषता के हिसाब से समझ लेना है, बहुत सिंपल है, आसानी से समझ में आएगा, थोड़ा गौर करना। एक्रेनिएटा इतना तो हम जान चुके हैं पीछे इंट्रोडक्शन में। कॉर्डेटा वो प्राणी हैं जिनके शरीर की पृष्ठ सतह पर जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। और नोटोकॉर्ड जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा, एक छड़नुमा, एक रस्सी नुमा स्ट्रक्चर जो पृष्ठ भाग पर आगे से पीछे तक पाई जाती है, चाहे जीवन की किसी भी अवस्था में मिले। वो एक अलग बात है कि कुछ प्राणियों में, कॉर्डेटा में, ये नोटोकॉर्ड जीवन की आने वाली अवस्थाओं में कुछ दूसरी संरचनाओं में या अन्य भिन्न संरचनाओं में परिवर्तित हो जाती है, जिनको जैसा हम कशेरुकी प्राणियों में देखते हैं। कॉर्डेटा को बाद में यानी रज्जुकी को हम फिर कशेरुकी यानी वर्टिब्रेटा बोलने लग जाते हैं। ठीक है भाई, देखिएगा नोटोकॉर्ड जिनमें पाए जाते हैं वो कॉर्डेटा हुए, लेकिन उन्हीं को 2 समूहों में किस प्रकार से बांटा, जैसा कि हमने एक्रेनिएटा यहां पर लिखा। एक्रेनिएटा का मतलब होता है छात्रों जिनमें क्रेनियम नहीं पाया जाता। एक्रेनिएटा यानी जिनमें क्रेनियम अनुपस्थित होता है, और क्रेनियम को हम बोलते हैं कपाल। कुल मिलाकर जिन कॉर्डेट प्राणियों में कपाल नहीं पाया जाता है वो एक्रेनिएटा के अंदर आएंगे, और जिन जिन प्राणियों में, कॉर्डेट प्राणियों में कपाल उपस्थित होता है, स्कल पाया जाता है, वो क्रेनिएटा के अंदर आ जाएंगे। वैसे हम एक्रेनिएटा को प्रोटोकॉर्डेटा भी कह सकते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा। और प्रोटो का मतलब होता है सरल, आध, जो पहले बने, जो जिनकी स्ट्रक्चर सरल है उनके लिए प्रोटो लगता है। कॉर्डेटा, हम कॉर्डेटा का वर्गीकरण पढ़ ही रहे हैं, यानी ऐसे कॉर्डेटा जो प्रोटो यानी आद्य है, पुरातन है, सरल है, जिनकी संरचना सिंपल है, वो प्रोटोकॉर्डेटा या एक्रेनेटा के अंदर आते हैं। ठीक है, बात समझ में आई होगी। क्रेनिएटा को हम दूसरे शब्दों में वर्टिब्रेटा भी कह सकते हैं। वर्टिब्रेटा अर्थात कशेरुकी। और वर्टिब्रेटा, क्रेनेटा में वर्टिब्रेटा वो समूह जिसमें नोटोकॉर्ड क्या नाम से वर्टेब्रल कॉलम में बदल जाती है, वर्टेब्रल यानी कशेरुक दंड में बदल जाती है। वो क्रेनियम रखने वाले, कपाल रखने वाले कॉर्डेट्स हैं जिनमें आगे आने वाली अवस्थाओं में नोटोकॉर्ड वर्टेब्रल कॉलम में बदल जाती है। ठीक है, और जिनमें वर्टेब्रल कॉलम पाया जाता है, वर्टेब्राएं पाई जाती हैं, कशेरुकाएं पाई जाती हैं, वो कशेरुकी या वर्टिब्रेटा कहे जाते हैं। ठीक है भाई, अब देखिएगा हमको बहुत अच्छे से समझना है विशेषताओं के साथ। जैसा कि नाम से हमें इंगित होता है सीधा सीधा एक्रेनिएटा, जिनमें कपाल नहीं पाया जाता, जिनमें क्रेनियम नहीं पाया जाता है, और
क्रेनियम क्या होता है हम सामान्य रूप से समझ सकते हैं। जो मस्तिष्क की जो तंत्रिकाएं होती हैं, उन तंत्रिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऊपर हड्डियों का बना हुआ एक कवच, एक खोल पाया जाता है, उसको हम क्रेनियम या कपाल कहते हैं। और जिन प्राणियों में ये नहीं पाया जाता, ऐसे कॉर्डेट प्राणियों को एक्रेनियटा में रखा गया, और जिनमें पाया जाता है उनको क्रेनियटा के अंदर रखा गया। देखिएगा, इन एक्रेनियटा या प्रोटोकॉर्डेटा को फिर 3 भागों में आगे हम बांटते हैं, विभाजित करते हैं, और उनको इस प्रकार से रखा गया है। एक को हम क्या नाम से हेमिकॉर्डेटा कह सकते हैं, हेमिकॉर्डेटा। एक को यूरोकॉर्डेटा कहा जाता है, और एक तीसरा सिफेलोकॉर्डेटा होता है। सिफेलोकॉर्डेटा। तीनों को फिर समझने की कोशिश करना छात्रों। हेमिकॉर्डेटा, हेमी या सेमी जो शब्द है वो अर्ध या आधे के लिए लगाया जाता है। हेमी का मतलब आधा हो गया, कॉर्डेटा का मतलब कॉर्डेटा का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, लेकिन हेमी आगे लगा, इसका मतलब कंडीशन यह है कि इसमें जो कॉर्डेटा है वो जीवन की आदि अवस्थाओं में पाई जाती है, आधे में नहीं पाई जाती। या फिर हम ये कह सकते हैं शरीर के आधे भाग में पाई जाती है, आधे में नहीं पाई जाती। ऐसी कुछ विशेषता रखने वाली, या फिर या हम कहें कि जो है इसके आधे लक्षण कॉर्डेटा से मैच करते हैं, सिमिलरिटी रखते हैं, और आधे लक्षण नॉन कॉर्डेटा से सिमिलरिटी रखते हैं। इसीलिए आधा आधा हो गए, आधे लक्षण नॉन कॉर्डेटा के जैसे, आधे लक्षण कॉर्डेटा के जैसे, इसलिए हेमिकॉर्डेटा के अंदर रखा जाता है। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण, इसके कुछ चुनिंदा उदाहरण ही मौजूद हैं, लेकिन सर्वमान्य सुपरिचित उदाहरण जो अक्सर पढ़ा जाता है, आपको याद रखना है, बहुत अच्छा उदाहरण है, बेलेनोग्लोसस जंतु है, बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस आपको इसका उदाहरण याद रखना, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई होगी, फिर गौर करना। हेमिकॉर्डेटा आधे लक्षण कॉर्डेटा के जैसे, आधे लक्षण नॉन कॉर्डेटा के जैसे। हेमिकॉर्डेटा हो गया, बेलेनोग्लोसस सर्वमान्य अच्छा उदाहरण इसका। और इसकी स्ट्रक्चर, पोजीशन, बनावट देखें तो हेमिकॉर्डेटा के जो सदस्य प्राणी हैं उनमें एक प्रोबोस्किस भाग पाया जाता है, मतलब जो बॉडी पार्ट है वो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स है। कहने का मतलब है जो बॉडी है वो 3 भागों में बटी होती है, जिसमें से एक को प्रोबोस्किस भाग होता है, ऊपर ही ऊपर का, जो लगभग शंकुनुमा त्रिकोणाकार होता है, प्रोबोस्किस बोलते हैं। उसके बाद एक कॉलर भाग पाया जाता है, और कॉलर के बाद का जो कंप्लीट भाग बचता है वो ट्रंक होता है। ट्रंक यानी ट्रंक, कॉलर और प्रोबोस्किस इस तरीके से विभाजित रहता है। और इसके सदस्य मोस्टली दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। दलदली क्षेत्र में बिल बना करके वहां रहते हैं, जिसमें से अपने प्रोबोस्किस भाग को वो बाहर ऊपर की तरफ निकाल के भी रखते हैं। तो इस तरह की जो विशेषता है वो हेमिकॉर्डेटा के सदस्यों में पाई जाती है। यूरोकॉर्डेटा की हम बात करें छात्रों, तो यूरोकॉर्डेटा में एक बहुत अच्छा प्रचलित उदाहरण जो है वो हार्डमानिया है। हार्डमानिया, वैसे तो डोलियोलंबी इसका एक उदाहरण है, हार्डमानिया आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। डोलियोलंबी इसी का उदाहरण है। हार्डमानिया आपको याद रखना है, क्योंकि ये सिलेबस में आगे अलग चैप्टर के अंदर भी विस्तार से इसकी संरचना, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन सिस्टम वगैरह वो सारी चीजें बताई हुई हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन अब हम बात करें इसके अनुसार, तो देखिएगा, यूरोकॉर्डेटा ऐसे कॉर्डेट प्राणी है जो यूरो शब्द लगा है। यूरो शब्द एनस वाले पार्ट के लिए, या फिर क्या नाम से मूत्र उत्सर्जन वाले पार्ट के लिए, यानी यूरो अक्सर आप कह सकते हैं एनस वाले पार्ट के लिए लगता है कहने का। और
कॉर्डेट प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें एनस के बाद वाला जो भाग होता है वो टेल कहलाता है। एनस के बाद वाला जो भाग है वो टेल होता है, और एनस के लिए यूरो लगा, यूरो के बाद में यानी टेल वाले पार्ट में जहां नोटोकॉर्ड पाई जाती है तो वो यूरोकॉर्डेटा के अंदर रखे जाते हैं। बात समझ में आ गई होगी। यूरोफोर एनस से है, एनस के बाद वाला पार्ट टेल होता है और टेल पार्ट में ही नोटोकॉर्ड पाई जाती है। टेल पार्ट में नोटोकॉर्ड है इसलिए यूरोकॉर्डेटा। कॉर्डेटा वो है जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, लेकिन कहां पाई जाती है? यूरो यानी यूरो के बाद वाले पार्ट में अर्थात टेल में। इसका मतलब केवल पूंछ वाले भाग में इनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण छात्रों हार्डमानिया बहुत बहुत अच्छा उदाहरण है, अच्छे से आपको याद रखना है। इसको हम विस्तार से इसी यूनिट के अगले चैप्टरों में एनाटॉमिक और मॉर्फोलॉजिकल रूप से पढ़ेंगे, तो ये अच्छा सा उदाहरण आपको याद रख लेना है। देखिए आगे की हम बात करें तो सिफेलोकॉर्डेटा, और सिफेलोकॉर्डेटा का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस जो प्राणी है वो सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर आता है। लेकिन देखिएगा सिफेलो सिर के लिए लगता है, कॉर्डेटा जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। कहने का अर्थ ये हुआ ये वो समूह है, वो वर्ग है जिनमें नोटोकॉर्ड सिर से लेकर यानी गर्दन भाग से सिर के पीछे गर्दन वाले भाग से लेकर के और पुच्छ भाग तक पाई जाती है। यानी संपूर्ण ट्रंक भाग में, संपूर्ण धड़ भाग में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, तो वो सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर आते हैं। आपको इन नामों के हिसाब से विशेषताएं, कैरेक्टर्स याद रखने हैं, एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से अलग से याद रखना है। ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा जिनमें गर्दन या सिर के पीछे से लेकर के और ट्रंक, पूरे ट्रंक भाग में यानी एनस तक, टेल तक नोटोकॉर्ड पाई जाती है, वो सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर आ जाता है। सबसे सर्वमान्य उदाहरण एम्फियोक्सस, इसको भी अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसको भी एनाटॉमिक और मॉर्फोलॉजिकल रूप से हम इसी यूनिट के अगले चैप्टरों में विस्तार से पढ़ेंगे। दिया हुआ है अलग से, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। परीक्षा के अंदर या तो हार्डमानिया में से एक क्वेश्चन आता है हर बार, या फिर एम्फियोक्सस में से, इन दोनों में से रिपीट होता रहता है। बहुत अच्छे से आपको ये उदाहरण याद रखना है। ठीक है, अब देखिएगा आपको इतना यहां पर गौर करना है, हम कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं जिसमें एक्रेनिएटा, और एक्रेनिएटा यानी जिनमें कपाल नहीं पाया जाता। इसका मतलब ये हुआ हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, तीनों वर्गों के जो प्राणी हैं ये ऐसे हैं जिनके तंत्रिकाओं के ऊपर सुरक्षा कवच के रूप में स्कल यानी कपाल नहीं पाया जाता, क्रेनियम नहीं पाया जाता। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये सरल कॉर्डेटा है। कितने सरल कॉर्डेटा हैं जिनमें कपाल भी नहीं पाया जाता तंत्रिकाओं की सुरक्षा के लिए? इसका मतलब सरल कॉर्डेटा। और सरल कॉर्डेटा सरल सरल के लिए ही प्रोटो लगता है, इसलिए प्रोटोकॉर्डेटा है। एक्रेनिएटा तो है ही, लेकिन प्रोटोकॉर्डेटा जो कि सरल कॉर्डेटा। और ऐसे सरल कॉर्डेट अक्सर हम बात करें तो निश्चित रूप से मैक्सिमम केसेस में ये कैसे होंगे? जलीय होंगे, एक्वेटिक होंगे, मैराइन होंगे, शुद्ध या समुद्री जल में पाए जाते होंगे, क्योंकि वहां पर सुरक्षा के लिए इतने इंतजामों की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ कवच भी विकसित नहीं हुआ है। तंत्रिकाओं की सुरक्षा के लिए कपाल भी नहीं मिला है यहाँ पर। मैं यहाँ ब्रैकेट में सुविधा के लिए लिख देता हूं, इनमें कपाल अनुपस्थित होता है। कपाल अनुपस्थित होता है, यह आपको याद रखना है। एक्रेनिएटा शब्द से सीधा हमें अंदाजा लगता है, ए का मतलब नहीं होता है, क्रेनिएटा का मतलब क्रेनियम यानी अर्थात कपाल नहीं होता है। बिना कपाल वाले कॉर्डेट प्राणी एक्रेनिएटा के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि कपाल भी नहीं पाया जाता सुरक्षा के लिए, कितने सरल है बनावट भी, ज्यादातर एक्वेटिक है, जल के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए सरल कॉर्डेटा है। और सरल के लिए ही प्रोटो शब्द लगाया जाता है, तो इस एक्रेनिएटा को ही हम प्रोटोकॉर्डेटा भी कह सकते हैं। एक ही बात है। ये समझ लेने के बाद अब हमें क्रेनिएटा की तरफ समझना है।